सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना तो मतलब अपने पैसे को आग लगाने जैसा है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है उसका एक रीजन होता है, और अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को उस नजर से देखेंगे तभी हम उसका सही से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर, जानेंगे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, उनके फायदे, नुकसान, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कि आपको कितना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। प्लस एक बोनस सेक्शन भी है जिसमें हम बात करेंगे कि एक आदमी क्या मिस्टेक्स करता है सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते समय। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये सेविंग्स बैंक अकाउंट होता क्या है। देखिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है एक तरीके का बैंक अकाउंट होता है जहां पे आप अपना पैसा सेफली रख सकते हैं। वहां पे आपका जो पैसा होता है उसके पास आपके आपके पास उसका इजी एक्सेस होता है, और आपको कन्वीनियंटली आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, प्लस आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आपको इजी एक्सेस रहता है, और आपको इंटरेस्ट भी उस पे कुछ मिलता है। आप सेविंग्स बैंक अकाउंट का यूज करके बहुत सारे काम अपने पूरे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सैलरी उसमें ले सकते हैं, आप उसमें दूसरे लोगों से पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, आप उसके थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि आप एक सेविंग्स बैंक अकाउंट के साथ कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि सेविंग्स अकाउंट जो है वो काम कैसे करता है। देखिए, सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि हमने मान लीजिए कुछ पैसे बैंक के पास स्टोर करा है। ठीक। बैंक ये पैसा सिंपली जाके अपने वॉल्ट में नहीं रख लेता है। बैंक इस पैसे को यूज करता है। कैसे यूज करता है? वो अपने बिजनेस में यूज करता है और दूसरे लोगों को एज अ लोन दे सकता है, जिससे कि उसको इंटरेस्ट इनकम आएगी। या फिर वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, मे बी इक्विटीज में इन्वेस्ट करे, या मे बी अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे ताकि उसके बिजनेस को ग्रोथ मिले। तो जो पैसा आपने बैंक को दिया, बैंक उसको फर्दर यूज करके कुछ अपनी इनकम जनरेट करती है। और क्योंकि आपने अपना पैसा बैंक के साथ रखा है, इसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, जिसको कि हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं अपनी। अब इसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कितना इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि कोई बैंक जो है आपको 3%, मान लीजिए 3% का इंटरेस्ट दे रही है ईयरली। तो मान लीजिए आपने बैंक के पास 1 लाख रुपए रखवा है, 1 लाख रुपए अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में करे, तो 3% के हिसाब से आपको साल में 3000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो आपके 1 लाख रुपए थे वो बढ़ के अब हो जाएंगे 1,03,000 रुपए। ओके। तो आपका पैसा जो है एक साल में ग्रो करके 1 लाख से 1,03,000 हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट कितना हमें मिलेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हर बैंक के ऊपर अलग अलग, हर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। हर बैंक के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जिसकी वजह से अगेन वेरिएशन आता है इंटरेस्ट रेट में। और उन डिफरेंट टाइप्स के बैंक अकाउंट्स में भी मिनिमम अमाउंट जितना आप मेंटेन कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट बैलेंस जो आप मेंटेन करते हैं उन अकाउंट्स में, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो फाइनल इंटरेस्ट रेट आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करना चाहूंगा। हालांकि हम लोग गलतियों के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में भी, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करना जरूरी है कि लोग क्या करते हैं जब वो एक बैंक डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें किस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को वेटेज देते हैं सबसे ज्यादा, कि जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई होगा हम उस बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे। पर ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है। आपको कई सारी चीजें इसमें देखनी चाहिए। आप उसमें अपना हार्ड अर्न मनी रखने जा रहे हैं, तो आपको वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंक की रेप्यूटेशन, कि वो बैंक कितना पुराना है, क्या उसमें कोई प्रीवियस स्कैम्स हुए हैं, लीडरशिप में कितनी स्टेबिलिटी है। वहां पे आपको देखना चाहिए
उनकी कस्टमर सर्विस, क्या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो क्या आपको हेल्प करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हैं। आपको देखना चाहिए डिजिटल एक्सपीरियंस कैसा है। अब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो हर बैंक की एप्स हैं, ऐप के थ्रू ही आप मेजोरिटी ऑफ द काम अपना कर सकते हैं। तो उस ऐप का डिजिटल एक्सपीरियंस कैसा है, वो अच्छा है कि वो खराब है। फिर चार्जेस, आपको इंटरेस्ट रेट में भी हाई दे रहे हो लेकिन उसमें अगर वो चार्जेस ही इतने ज्यादा ले रहे हैं तो फिर वो नलिफाई हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट के पीछे मत भागिए, आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए, तब अपना एक अच्छा बैंक डिसाइड करिए और उसमें सेविंग्स अकाउंट अपना खुलवाइएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के फायदों के बारे में, एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, लिक्विडिटी। देखिए, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है उसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आपका पैसा है वो इजीली आप यूज कर सकते हैं। आप अगर आपको अभी चाहिए तो तुरंत आपको पैसा सारा आपके हाथ में आ जाएगा। तो सेविंग्स अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये लिक्विड होता है। इसमें आपका कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है कि मैं इतने साल तक या इतने महीनों तक अपना पैसा अकाउंट में ही रखूंगा। आप जब चाहें इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, जब चाहें पैसा इससे विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट होता है। तो आपका कोई भी खर्चा है तो आप तुरंत सेविंग्स अकाउंट को यूज करके उसको पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज हो गया लिक्विडिटी। नंबर टू, कन्वीनियंस। क्योंकि ये पैसा लिक्विड है और अब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हर बैंक की एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं जहां पे जो आपने पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा है वो लॉक्ड नहीं है। आप तुरंत एप्स के थ्रू या वेबसाइट उनकी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने पैसे को तुरंत यूज करके बिल्स पे कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, आप मनी रिसीव कर सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पैसे को इंस्टेंटली यूज कर सकें या कंज्यूम कर सकें। तो सेविंग्स अकाउंट में आपको बहुत हाई कन्वीनियंस मिलती है। और नंबर थ्री, इंटरेस्ट। सेविंग्स अकाउंट में जैसे अगर आपके पास पैसा घर पे ऐसे ही पड़ा है तो वो तो जंग खा रहा है बेसिकली। पर सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। हालांकि वो इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर आपको नॉनदलेस कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपका पैसा बिल्कुल आइडल नहीं रहता है सेविंग्स अकाउंट में। कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट आपको मिलता है जिससे कि आपका पैसा थोड़ा ग्रो करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में या फिर नुकसान के सेविंग्स बैंक अकाउंट के। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लोअर रिटर्न। जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम इन्फ्लेशन भी देखें, इन्फ्लेशन अराउंड 6% एनुअली आती है। और अगर हमारा सेविंग्स अकाउंट जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है मान लीजिए 3% का, तो ईयर ऑन ईयर हमारा पैसा तो ग्रो कर रहा है लेकिन हमारी जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है। तो जो ये रिटर्न्स हैं ये बहुत कम है। वहीं अगर आप कंपेयर करें, जैसे एफडीज हैं वहां पे आपको 6% मिल जाता है, बॉन्ड्स में आपको 8% के अराउंड मिल जाता है, गोल्ड में आपको अराउंड 10% के करीब मिल जाता है, इक्विटीज में आपको अराउंड 12% मिल सकता है। तो अगर आप कंपेयर करें 3% और 12% को, तो आपको दिखेगा कि भाई सेविंग्स अकाउंट में जो है बहुत ही लो रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है बैंक चार्जेस। जो आपके ये सेविंग्स अकाउंट होते हैं इसमें कई सारे चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मंथली मंथली नहीं, सॉरी, डेबिट कार्ड चार्जेस। ईयरली डेबिट कार्ड चार्जेस होती है कि उन्होंने आपको एक डेबिट कार्ड दे रखा है। अगर आपने एटीएम विड्रॉल जो है लिमिट के बाहर कर दिया तो आपको इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये अगेन आपके बेसिकली आपके पैसे से चार्जेस जा रहे हैं, पेनल्टी पड़ रही है। तो ये भी सेविंग्स बैंक अकाउंट के एक डिसएडवांटेज है। और नंबर थ्री जो डिसएडवांटेज है इसका, जो कि आपको पहले लगेगा कि ये तो एडवांटेज है, पर अगर आप उसे डीपर स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली में एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। देखिए, ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल इशू है। आपको दिख रहा है कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में मान लीजिए 3 लाख रुपए है। मान लीजिए मेरे सेविंग्स अकाउंट में 3 लाख रुपए मुझे दिख रहा है। अब मैं साइकिल, और ये पैसा विद इन माई रीच है, मैं चाहूं तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पैसे को यूज कर सकता हूँ। तो आपका साइकोलॉजिकली ये इशू आएगा कि आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आपको कोई बढ़िया सी जैकेट दिख गई,
तो आपको लगेगा अरे मेरे पास 3 लाख रुपए तो है, ये जैकेट खरीद लेता हूँ। कोई नया फोन आपको दिख गया अचानक से जो कि आपको मतलब अट्रैक्टिव सा लग रहा है, आप कहेंगे अरे चलो ये भी ले लेते हैं, मोबाइल की जरूरत तो है ही मुझे, पुराना हो गया ये वाला, 3 साल हो गए हैं इसको लिए हुए, तो फिर अब नया फोन ले ही लिया जाए। तो उस वजह से, क्योंकि इसमें इजी एक्सेस है, इसीलिए ये पैसा जो है ना आप बचा नहीं पाते हैं, आप इस पैसे को अननेसेसरीली खर्च करने लगते हैं। तो इस सेविंग्स अकाउंट में एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो पैसा इतना इजीली एक्सेसिबल है कि आप उसको खर्च कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, वो है कि हाउ मच शुड यू कीप इन एसबी, कीप इन सेविंग्स बैंक अकाउंट। देखिए, जितना भी पैसा आपके पास है उसको हमेशा 3 बकेट में डिस्ट्रीब्यूट करिए। ओके, नंबर 1 बकेट होनी चाहिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस की, ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस। दूसरी बकेट आपकी होनी चाहिए इमरजेंसी फंड की, और तीसरी बकेट आपकी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होने हैं, जो आपको पता है कि इस मंथ आपके एक्सपेंसेस आएंगे, इस पैसे को आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, ताकि ये आपके पास इजीली एक्सेसिबल रहे, इस पैसे पे कोई भी रिस्क ना हो, और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं आप उसको मीट आउट कर सकें। उसके बाद होता है जो ये इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जो है बेसिकली, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में अगर आप और जानना चाहें। पर बेसिकली क्या होता है कि इमरजेंसी फंड, जैसे कि नाम में, इमरजेंसीज के लिए होता है। तो अगर मान लीजिए कोई अचानक से कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, या गाड़ी का रिपेयर आ गया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक में आपको रिपेयर वो कराना पड़ गया, रिपेयर, फोन टूट गया, कोई ऐसा खर्चा जो कि इमरजेंसी में आ गया अचानक से, आइडियली आपको आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका मिनिमम 6 मंथ्स या मैक्सिमम 12 मंथ्स तक का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो इस इमरजेंसी फंड को आपको क्या करना चाहिए, आप इसमें से कुछ पोर्शन को एसबी अकाउंट में रख सकते हैं, कुछ को एफडीज में रख सकते हैं, और कुछ को डेट म्यूचुअल फंड में आपको रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए मैंने अपने इमरजेंसी फंड वाले वीडियो में बताया, आप उसमें देख सकते हैं। और जो तीसरी बकेट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इस पैसे को आपको डायरेक्ट इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो पैसा होना चाहिए जो आपको अभी यूज में नहीं आना है, आप इससे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, उन तरीके के एसेट्स में इन्वेस्ट करिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ देंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए। आइडियली आपके मंथली एक्सपेंसेस पूरे सेविंग्स अकाउंट में ही होने चाहिए, और कुछ पोर्शन इमरजेंसी फंड का भी सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, ताकि आपको तुरंत इमरजेंसी के केस में तुरंत पैसा मिल सके। चलिए अब बात करते हैं हमारे बोनस सेक्शन के बारे में, जिसमें हमें बात करनी है कि कुछ मिस्टेक्स जो लोग कॉमनली करते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट को लेके। नंबर 1, कीपिंग ऑल मनी इन एसबी। अभी हम लोगों ने सीखा कि हमें कितना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, पर लोग क्या करते हैं, जितना भी पैसा उनके पास होता है वो सारा सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, और उसमें दिक्कत क्या है कि वो सारा पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो साल में इन्फ्लेशन हो रहा है 6%, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही 6% से, पर आपका पैसा बढ़ रहा है खाली 3% से। तो ईयर ऑन ईयर आपका पैसा ग्रो होने की बजाय उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि सारा पैसा अपना जो है वो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। नंबर 2, बैंक चूज करने में गलती करते हैं। सब लोग क्या करेंगे, जो बैंक हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है बस उसमें अपना अकाउंट खुलवा लेंगे और उसी में अपना सारा पैसा रख देंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बैंक की रेपुटेशन देखिए। अभी उस बैंक को आए हुए सिर्फ 2 साल हुए, आप उस पर अपना सारा पैसा रख के ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर कल को वो बैंक बैंकरप्ट हो गया तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। हमेशा एक अच्छी रेपुटेशन वाले बैंक को चूज करिए। वो आधा या 1% इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपका पूरा पैसा डूब गया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो रेप्यूटेशन देखिए, जैसे हमने बात करी थी, रेप्यूटेशन देखिए, कस्टमर सपोर्ट देखिए, डिजिटल एक्सपीरियंस देखिए, अदर चार्जेस देखिए, इन सब फैक्टर्स को लेके उसके बाद सही बैंक चूज करिए। और नंबर 3, इग्नोरिंग चार्जेस। आपने सब चीजें कर तो ली, सब चेक्स करके आपने करा, लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखा तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। अगर आपने एटीएम विड्रॉल जो है वो महीने में लिमिट के ऊपर कर दिया तो आपको एडिशनल चार्जेस पड़ेंगे।
अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है जो आपने इशू कर रखा है तो आपको चार्जेस पड़ते हैं। तो आपको ये चार्जेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ये चार्जेस होते हैं जो कि साल में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा चंक बना देगा। तो इन इन 3 मिस्टेक्स का आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी तक यहीं तक रखते हैं। अ, अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उस पर जरूर एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।